हाय, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे डेली न्यूज़ इवेंट्स को कवर करते हैं और हमारा कवरेज बहुत डिटेल्ड होता है। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ऑफिशियल वेबसाइट्स, इन सभी जगहों से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उनके ऊपर प्रॉपर डिटेल रिसर्च करने के बाद ये सेशन मैं बनाता हूँ। इस सेशन को मैं चाहता हूँ कि आप एक करंट अफेयर नोट्स की तरह ट्रीट करें, क्योंकि बहुत फोकस्ड होता है ये। इसमें कोई भी फालतू के इंफॉर्मेशन, न्यूज इवेंट्स बिल्कुल नहीं कवर किए जाते हैं। जो एग्जाम में आ सकता है सिर्फ उसी को कवर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर हम इंडियन कल्चरल हिस्ट्री को देखें तो एक मौर्य शासक अशोक, जिनका कंट्रीब्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने धम्म की शुरुआत की थी। धम्म का प्रचार प्रसार जो किया था उन्होंने अलग अलग देशों में, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, इन सभी देशों में प्रचार प्रसार किया था। उसी तरह अगर हम मॉडर्न इंडिया को देखें, मॉडर्न हिस्ट्री को देखें, तो जब यूरोपियन कंट्रीज फ्लरिश कर रहे थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, उनके पास काफी पैसा था, ट्रेड कर रहे थे। इसके साथ साथ वो अपने मिशनरीज को भी लेकर जाते थे ताकि क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हो सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कल्चरल वैल्यूज का रिस्पेक्ट किया जाए वर्ल्ड में, तो उसका प्रचार प्रसार भी जरूरी है। जैसे कि आप देखते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। इसी तरह से अलग अलग देशों में इस्कॉन मंदिर बना रहा है। पुराने जमाने में भी इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सभी जगहों पे आपको हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। गवर्नेंस के अलावा गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वैल्यूज का प्रचार प्रसार भी करें। ये सभी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारा पहला सवाल इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट, तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर वुड बी ओपनड इन विच कंट्री? तिरुवल्लुवर एक तमिल पोएट थे जिन्होंने रचना की थी तिरुकुरल की। तिरुकुरल, इनका टाइम पीरियड सेकेंड सेंचुरी बीसी से फिफ्थ सेंचुरी बीसी तक का है। बहुत कंफर्म नहीं है टाइम, क्योंकि बहुत पहले की बात है। और इन्होंने अपने इस रचना में बहुत एक्सटेंसिव कवरेज किया था टॉपिक्स का, जैसे कि गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, मोरल वैल्यूज, ह्यूमन इमोशंस, लव, फैमिली लाइफ, इन सब के ऊपर इन्होंने पोएट्री की थी। काफी बार प्रधानमंत्री जब कैंपेनिंग करते हैं अपने भाषण में, उन्होंने तिरुकुरल का पोएट्री का कुछ लाइन कोट भी किया है। तो इनका कल्चरल सेंटर किस देश में बनाया जा रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात, जापान, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर? इस सवाल का जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे थे, वो ब्रूनी गए थे, उसके बाद फिर सिंगापुर गए थे। वहां पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। सिंगापुर के दौरे पर जब वो थे, तो उन्होंने वहां क्या किया, क्यों गए थे वो सिंगापुर? वहां पे उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, यानी कि समझौता ज्ञापन। वो किस फील्ड में था? हमारा अगला सवाल यही है। इंडिया एंड सिंगापुर साइंड एमओयू इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? हेल्थ एंड मेडिसिन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर, इकोसिस्टम पार्टनरशिप। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, दो कंट्रीज के बीच में साइन किया जाता है, या फिर एक कंट्री किसी कंपनी के साथ साइन करती है, समझौता ज्ञापन होता है। ये किस फील्ड में किया गया है? ये चारों फील्ड में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन की गई है वो है सेमीकंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में चिप लगता है। अब जानते हैं कि अभी के टाइम में जितना इलेक्ट्रॉनिक का यूज हो रहा है, हर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ा होने वाला है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा। अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, ताइवान और चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेक्टर को डोमिनेट करता है। लगभग 1/3 सेमीकंडक्टर चाइना प्रोवाइड करता है। तो सिंगापुर के लिए भी और इंडिया के लिए भी ये एक अच्छा मौका है कि दोनों कंबाइन एफर्ट करें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रोग्रेस करने के लिए। इसके पहले भी जो रिलेशंस हुए हैं इंडिया और सिंगापुर के, अगले साल
डिप्लोमेटिक जो बायलैटरल रिलेशन था इंडिया और सिंगापुर का, इसका 60 साल पूरा हो जाएगा। एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन जो है एजुकेशन सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फिनटेक, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज पार्टनरशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी डोमेन्स में पहले से पार्टनरशिप चली आ रही है। बायलैटरल रिलेशंस जो 60 साल होने वाला है, इसमें हर मुद्दे पर कंट्रीज का कंबाइंड एफर्ट और अप्रोच रहा है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ये चारों सेक्टर्स पे साइन हुआ है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फ्लरिश करे, उसके लिए प्रॉपर डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। तो एक एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, सेमीकॉन इंडिया एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस। ये कहां पे आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा। ये कहां पे होने वाला है? सेमीकॉन इंडिया एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड एट ग्रेटर नोएडा और ये 11 से 13 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस ओलांदे के ज्वाइंट एफर्ट्स के बाद ISA का गठन किया गया था। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसमें सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्रीज थे उनको मेंबरशिप के लिए अलाउ किया गया था। जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ट्रॉपिकल रीजन जहां पे सनलाइट सबसे ज्यादा होता है, उन्हीं कंट्रीज को इसमें मेंबर बनाने की बात कही गई थी। लेकिन 2020 में फिर इसमें अपडेट किया गया और अभी इसमें 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ISA का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और ये इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं 5 और 6 सितंबर, यानी कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये वहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टडी टाइटल, एक स्टडी किया गया है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनका डेथ रेशियो जो होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो IMR, ये पर 1000 कितने बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं उसका रेशियो होता है ये। तो एक स्टडी की गई जिसका नाम था टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन दोनों के बीच का रिलेशन, टॉयलेट का, सैनिटेशन का और इन्फेंट मोर्टेलिटी का, इन दोनों के बीच के रिलेशन को स्टडी किया गया था और पब्लिश किया गया है। तो वो किसके द्वारा किया गया है? साइंस जर्नल नेचर के द्वारा। ये काफी पॉपुलर जर्नल है, जो मैगजीन्स आती हैं, तो स्टडीज जो भी रिसर्च होते हैं वो इसमें पब्लिश किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, नीति आयोग या फिर IIT दिल्ली। ये स्टडी किनके द्वारा की गई है? ये स्टडी पब्लिश हुआ है साइंस जर्नल नेचर में और इसमें सैनिटेशन की बात कही गई थी। एक कॉन्सेप्ट होता है एशियन एनिग्मा। एशियन एनिग्मा, एनिग्मा यानी ऐसी पहेली है जिसको सॉल्व करना, समझना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है, बहुत प्रोडक्शन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग से ग्रसित होते हैं, उनका ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ये एक पहेली है कि जो देश इतना प्रोडक्शन करता है फिर भी वहां पे इतने लोग, बच्चे भूखे और माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित हैं। इस टर्म को एशियन एनिग्मा कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, कभी भी एग्जाम में अपीयर हो सकता है या फिर अपने आंसर राइटिंग्स में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस था, इसका सेकेंड फेज भी लॉन्च होने वाला है और सेकेंड फेज में इंडियन सिटीज को गार्बेज फ्री बनाया जाएगा
टारगेट होगा 2026 तक, 2026 तक जो हमारे शहरों में कूड़ा जमा होता है उसको प्रॉपर मैनेज किया जाएगा और गार्बेज फ्री बनाया जाएगा हमारे शहरों को। बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, बिगेस्ट आई हॉस्पिटल इन ईस्टर्न इंडिया एंड विथ ट्रॉमा सेंटर इज सिचुएटेड इन, जो आंखों का सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है, उस फील्ड को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और एक फील्ड होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि जहां से आप चश्मा लेते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आपकी आंखों की जांच करते हैं, उस फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन्हें ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। और ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है ईस्टर्न इंडिया का, यानी कि बंगाल, ओडिशा, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इन सभी को ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है। और एक इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल खुलने वाला है, उद्घाटन होने वाला है उसका। बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करने वाले हैं पटना में। तो किस हॉस्पिटल में यह बनाया गया है? पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, एम्स। कहां पे है ये? पटना मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, या फिर एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कहां पे? ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल बनाया गया है। ये 188 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। ये आईजीआईएमएस पटना में इसका उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। Which state government has unveiled its plan to build a 200-acre artificial intelligence city? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आपको पता है, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की बात कही जा रही है, वो किस स्टेट गवर्नमेंट में कहा जा रहा है? तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटका और महाराष्ट्र। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की बात कही है? इस सवाल का जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाएंगे, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल होगा। तो एक प्रॉपर एरिया होगा जहां पे इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर कंप्लीट फोकस होगा। और लगभग 26 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बड़े बड़े टेक कंपनीज के साथ, ताकि इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप किया जाए। वो कंपनीज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टोटल 26 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझौता किया गया है। ये जो अनाउंसमेंट है एआई सिटी बनाने का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल समिट हो रहा है हैदराबाद में, यहां पे इसका अनाउंसमेंट किया गया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल समिट कहां पे आयोजित किया गया है। तो आंसर होगा हैदराबाद। कब किया गया है? 5 और 6 सितंबर को इसका आयोजन हुआ है। एंड इसका थीम क्या था? मेकिंग इंडिया वर्क फॉर एवरीवन। एक और कॉन्सेप्ट आता है एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जैसा जानते होंगे, अवेयर होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है और कुछ लोग उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका एथिकल यूज हो, इसके लिए भी एक कोड बनाने की बात कही जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे एक एआई कोड होगा जो एथिकल वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बाधित करेगा इंस्टीट्यूट्स को। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। विच रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो टेक्नोलॉजी के आने से लेबर का भी जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सवाल कह रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट्स के नाम यहां लिखे हुए हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट। आपको बताना है कि कौन सा रिपोर्ट आईएलओ के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका जवाब है ये दोनों रिपोर्ट्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आईएलओ का ये अभी एनुअल रिपोर्ट जो आया है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, इसमें इन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का जो पिछले 1 दशक में ग्रोथ हुआ है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, इसके वजह से लेबर का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ रही है, जो काम
करने में कुछ ज्यादा लोग लगते थे, मान लो 5 लोग मिलकर जो काम करते थे, आज वो काम एक आदमी कर रहा है, टाइम भी कम ले रहा है। तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत बढ़ा है, लेकिन लॉस हुआ है वेजेस का, जो शेयर है वर्कर्स का। टोटल जो इकोनॉमी, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को हम देखें तो उसमें लॉस 0.6% का वेज लॉस हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये देखने में छोटा लग रहा है नंबर, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस 0.6 में 40% का लॉस पैंडेमिक यानी कि कोविड के टाइम में हुआ था। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट्स के नाम जो आपको याद रखने हैं अपने परीक्षा के लिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या आने वाला है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक स्कीम है। रिपोर्ट्स के आधार पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि लगभग क्लास 8 के बाद ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं अलग अलग वजहों से। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई कि क्लास 9th में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के द्वारा एक कंपटीशन करवाया जाएगा और हर साल 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है 12,000 रुपए, एक साल में 12,000 दिए जाते हैं। लेकिन आप उन बच्चों के लिए सोचिए जिनके फैमिली का इनकम बहुत कम होता है, जिनको स्कूल जाने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता है, वो मजदूरी करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए 12,000 बहुत बड़ा अमाउंट है और ये एक अच्छा हेल्प होगा ऐसे बच्चों के लिए। तो 9th क्लास के बाद से जैसा इनका परफॉर्मेंस होता है, पहले साल तो दिया जाता है, उसके बाद आगे 12th क्लास तक जैसा इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है उसके आधार पर ये स्कॉलरशिप को कंटिन्यू किया जाता है 12th क्लास तक। ये उन बच्चों के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स आफ्टर 8th। क्लास 9th से शुरू होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। अभी इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था और उसका डेट बढ़ाया गया है, तो इसलिए ये न्यूज में था ये स्कीम। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं, और भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि थोड़ी मोटिवेशन मुझे भी मिले और मैं आपके लिए ये जो इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है इसको कंटिन्यू रखूं। धन्यवाद।